गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, राम मंदिर के अंदर जो चंदा चोरी का केस है वो आप सबको याद ही है। बहुत ही खराब लगता है ऐसे कि कुछ लालची लोगों के द्वारा चंदे को भी चुराया जाता है। अब दोस्तों, ये केस तो आपको पता है कि हमें जो बड़े बड़े लोगों ने जो काफी सारे पैसे दिए उसके अंदर तो चंदा चोरी पकड़ी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मान लो 50 लाख रुपए दिए, किसी ने 1 करोड़ दिया, किसी ने सोने के सिक्के दिए, किसी ने चांदी की मूर्तियां गिफ्ट करी। राइट, ये सारी चीजें जो थी ना, ये तो पकड़ ली गई हैं कि हाँ, ये जो गड़बड़ यहाँ पे हुई है। बट इसके अलावा भी बहुत सारा पैसा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई 50 रुपए चढ़ाता है, कोई 100 रुपए का चंदा देता है, कोई 500 का चंदा देता है। इनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। अब यहाँ पर एक तो मुद्दा यहाँ पे ये उठ रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, डिस्कशन ये यहाँ पे पिटिशनर के द्वारा यहाँ पे किया गया है कि क्यों ना आप सभी के सभी जितने भी डोनेशंस हुए हैं सभी रिसीट्स को ऑनलाइन अपलोड कर दो, ताकि ट्रांसपेरेंसी आ जाए। सबको पता लग जाएगा कि मैंने अगर चंदा दिया था तो क्या वाकई में ट्रस्ट तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, या फिर बीच में ही किसी ने, उस लालची इंसान ने, किसी ने साइड कर लिया। तो ये तो मुद्दा अभी डिस्कस होगा, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट माने इस बात को, हो सकता है ना माने। पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात जरूर कही है कि भाई ये जो टेम्पल के रिगार्डिंग हम यहाँ पे एसआईटी जो बनाई है ना, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो पूरा इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर चंदा चोरी के पीछे कौन लोग थे, जो उसको चलाने वाले थे ट्रस्ट के, उनका कितना रोल है, वो हर एक चीज को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यहाँ पर आप एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर को भी यहाँ पे इसके इंक्लूड करिए, ताकि पैसों का कैसे इस्तेमाल हुआ, सही इस्तेमाल हुआ या फिर लोगों ने अपने पर्सनल चीज के लिए उस चीज का इस्तेमाल कर लिया। तो ये गड़बड़ी जो जितनी भी हुई है ना, इस सब चीजों के रिगार्डिंग अब यहाँ पे पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। और जितने भी लोग कल्प्रिट हैं, जिन्होंने लोगों की आस्था का जो मजाक बनाया है यहाँ पे, उनके ऊपर अब कार्रवाई बहुत स्ट्रिक्ट यहाँ पे आगे जाके होने वाली है। दोस्तों, डेट है आज की 28 जुलाई 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारी टीम की तरफ से आप सबको गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब इस मौके के ऊपर हमारे जितने भी बैचेस हैं, जैसे 2027 के लिए हमारा प्रहार बैच है और टाइटन बैच है, ये आपको बहुत ही कम दाम के अंदर मिल जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, संकल्प बैच एंड पिनिकल बैच 2028 स्टूडेंट्स के लिए हैं। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं, 2027 के लिए ऑप्शनल बैचेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आपको इंग्लिश और हिंदी के अंदर यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी के अलावा जिन बच्चों को टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप चाहिए, तो उनके लिए सृजन फिल्म्स प्लस मेंस हमारा जो बैच है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें से हर साल बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। इन सभी बैचेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां पर जाकर आप इन कोर्सेज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंडियाज 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सारनाथ। दोस्तों, अभी पता क्या हुआ है, दरअसल में ना आप सबको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में पता होगा। हमारी ना एक वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है, जिसको हमने यूनेस्को ने 1972 के अंदर एस्टेब्लिश किया था, जहां पर हम बात करते हैं कि ऐसी प्लेसेस जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कल्चरल पर्सपेक्टिव से हो या नेचुरल पर्सपेक्टिव से हो या मिक्स हो, मिक्स में दोनों आ जाते हैं, कल्चरल भी और नेचुरल भी, इनको हम यहाँ पे प्रिजर्व करेंगे। कल्चरल साइट्स के अंदर आपके मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, हिस्टोरिकल सिटीज, ये सब आ जाती हैं। और नेचुरल साइट्स के अंदर आपकी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी इकोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर उसमें दोनों चीज़ें होती हैं तो उसको हम लोग मिक्स साइट का यहाँ पे दर्जा हम यहाँ पे दे देते हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर जगह इन सभी क्राइटेरिया को यहाँ पे फुलफिल करती है, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है, और जो आपका यूनेस्को का 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया उनमें से एक को कवर करती है, तो उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जा सकता है। अब इसी में एक एडिशन हुआ है भारत के लिए कि भारत में अब जो 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसका दर्जा दिया गया है एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ को, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसके अलावा पिछले साल मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, जो कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अंदर आपको अलग अलग फोर्ट्स देखने को मिलते हैं, उनको ये दर्जा दिया गया था। 2024 के अंदर अहोम डायनेस्टी असम के अंदर जो चराइदियो मोईदाम है, जो कि माउंट बरियल सिस्टम है, इसको दिया गया था। उसे 2023 में आपको होयसाला के जो आपके टेम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 2023 के अंदर ही वेस्ट बंगाल के अंदर जो शांति निकेतन है, इन सबको यहाँ पे पिछले 4-5 साल के अंदर यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा यहाँ पे मिला है। तो अभी क्या चेंज आया है, अभी यहाँ पे सारनाथ जो वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है, उसको भी यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर जोड़ दिया गया है। अभी एक्चुअल में ना यहाँ पर 48th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सेशन है बुसान
साउथ कोरिया के अंदर। इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर ही ये फाइनल फैसला यहाँ पे लिया गया सारनाथ को इंक्लूड करने का। हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से यूपीएससी में क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, तो थोड़ा हम इसको स्टडी कर लेते हैं। पहली चीज तो ये बिल्कुल वाराणसी के पास में ही लोकेटेड है, लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है वाराणसी से, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको दर्जा मिल गया है, और उत्तर प्रदेश की ये चौथी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ऑलरेडी ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सिकरी, इन तीनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रिकग्निशन था। अब चौथी यहाँ पे सारनाथ साइट भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब अगर आप नोटिस करोगे ना, गौतम बुद्ध की लाइफ से लिंक्ड 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो है उनका बर्थ। उनका बर्थ दोस्तों हुआ था लुम्बिनी, नेपाल के अंदर। इसको भी हमने ऑलरेडी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड किया गया है। फिर जहां पर इन्होंने निर्वाण या फिर एनलाइटनमेंट प्राप्त किया वो है आपका महाबोधि टेम्पल, बोध गया बिहार के अंदर। ये भी ऑलरेडी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा 2 चीजें और बचती हैं। एक बचता है यही सारनाथ, और एक बचता है जो कुशीनगर। कुशीनगर में एक्चुअली यहाँ पे इनकी डेथ हुई थी, यानी कि महापरिनिर्वाण इनको यहाँ पे मिला था, तो वो भी है, ठीक है, दैट इज इन उत्तर प्रदेश। बट ये जो सारनाथ है ना, ये इंपॉर्टेंट पता क्यों है? क्योंकि ये वही जगह है जहां पर बुद्ध जी ने अपना पहला सरमन डिलीवर किया था, जिसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। व्हील ऑफ धर्मा यहीं से आपका स्टार्ट हुआ, तो ये फर्स्ट सरमन वाली जगह आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मैं थोड़ी इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो ऐसा बताया जाता है कि इस साइट को एक्सीडेंटली हमने डिस्कवर किया। पॉइंट पता क्या है? 1794 के अंदर जो वाराणसी के दीवान थे, उन्होंने गलती से, उनको कुछ मटेरियल्स चाहिए थे, तो उन्होंने यहाँ पे जो धर्मराजी का स्तूप है ना, उसको डिसमेंटल कर दिया, मतलब उसको हटा दिया, या उसका सामान, उसका जो अलग अलग पार्ट्स थे, वो बिल्डिंग मटेरियल उन्होंने अलग कर दिया। तो थोड़ा सा एक्सीडेंटली ही डिस्कवर हुआ, बट आगे जाके अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने यहाँ पे इसके आसपास का एरिया एक्सकवेट करवाया। आगे जाके जो एफओ ओइटल थे, इन्होंने यहाँ पर और एक्सकवेशंस करवाई। फिर जाके हमारे सामने ये सारी कुछ चीजें निकली, राइट। और इसमें देखो, आपकी जो सारनाथ साइट है, इसमें एक आपको धामेक स्तूपा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये वही साइट है जो बुद्धा जी का पहला सरमन था। फिर यहाँ पर आपको चौखंडी स्तूपा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर वो पहली बार अपने शिष्यों को मिले थे, राइट, जो स्टार्टिंग में शिष्यों को मिलना था। और एक है आपका अशोकन पिलर। अशोकन पिलर दरअसल में एम्परर अशोका के टाइम के ऊपर यहाँ पे इसको स्तंभ को इसको यहाँ पे खड़ा किया गया था, और ये लॉइन कैपिटल भी है, और आगे जाके यही भारत का नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया भी यहाँ पे ये बना, राइट। ये सारी चीजें आपको सारनाथ के अंदर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा और बहुत सारे विहार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, कुछ मोनेस्टिक रूइंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये पूरी सारनाथ साइट हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल चुका है। नेक्स्ट आते हैं, अगला टॉपिक हमारे सामने है कारगिल विजय दिवस। दोस्तों अभी रिसेंटली हमने 27वां कारगिल विजय दिवस जो है यहाँ पर सेलिब्रेट किया। अब मैं थोड़ा बताता हूँ कि ये है क्या। देखो एक्चुअली ना, इसके लिए थोड़ा चलते हैं 1998 के अंदर। 1998 में ना भारत ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, और 1998 के अंदर ही पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। हमारा जो पोखरान सेकंड था ना, हमने वो टेस्ट किया था इस टाइम। फिर आगे जाके 1999 के अंदर आप नोटिस करते हो कि हमारे और पाकिस्तान के रिश्ते थोड़े इंप्रूव होने स्टार्ट हुए। हम दोनों देशों ने मिलकर लाहौर डिक्लेरेशन को साइन किया। उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, राइट। तो हमें लगा कि यार रिश्ते थोड़े बेहतर हो जाएंगे, पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। यहां पर क्या हुआ ना, पाकिस्तान की तरफ से कुछ मिलिट्री एलिमेंट्स ने यहां पर इनफिल्ट्रेट किया लाइन ऑफ कंट्रोल को, एलओसी जो है हमारी। हुआ पता क्या, दरअसल में सर्दियों का टाइम था, तो जब भारत के जो जवान थे वो हाई एल्टीट्यूड पोस्ट को छोड़ देते थे, क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन होती थी यहाँ पे, तो पाकिस्तान के जो मिलिट्री के लोग थे, इन्होंने इसी बात का फायदा उठाया और जो इंपॉर्टेंट हाइट्स थी उनको यहाँ पे कैप्चर कर लिया। तो बहुत ही मुश्किल था ये पूरा रीजन। मैं बात करूँ ना, ये जहाँ पे मैं कारगिल की बात कर रहा हूँ, ये रहा यहाँ पे कारगिल। तो पॉइंट पता क्या है कि यहाँ पर पाकिस्तान चाहता था कि श्रीनगर ले हाईवे को कट कर दिया जाए, ये स्ट्रेटेजिक हाइट्स का कंट्रोल उसके पास आ जाए, राइट। और ये कश्मीर मुद्दे को दुनिया भर के अंदर इंटरनेशनलाइज करना चाहता था। और देखो इनके पास एडवांटेज भी था पाकिस्तान के पास, क्योंकि ये हाइट के ऊपर खड़े हुए थे। पर भारत सरकार ने यहाँ पे हमारी जो फोर्सेज हैं, उन्होंने बोला कि हम इसको खदेड़ के रहेंगे, और इसीलिए हमने लॉन्च किया यहाँ पर ऑपरेशन विजय, ठीक है। ऑपरेशन विजय हमने लॉन्च किया। अब हमारे जो भारतीय सेना के जो जवान थे, उन्होंने बहुत ही शानदार ढंग से इसके अंदर अपनी बहादुरी दिखाई। इनफैक्ट ना, अगर मैं बात करूं, हमारी एयरफोर्स ने भी अच्छा काम किया। एयरफोर्स ने भी अपना जो ऑपरेशन सफेद सागर था, ठीक है ना, वो भी यहाँ पे
मदद करी उन्होंने। हमारी नेवी ने भी प्रेशर डालने की कोशिश करी पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन तलवार के माध्यम से। तो ये सारे ऑपरेशंस यहाँ पे किए गए। और एक आपको बहुत ही फेमस बैटल ऑफ टाइगर हिल का नाम आपको पता होगा। तो भारतीय फोर्सेस ने बहुत ही बहादुरी के साथ यहाँ पे लड़ाई लड़ी और इस प्रकार से हमने ये जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स थी इनको वापस से हमने यहाँ पे जीत लिया। तो यही है दरअसल में कारगिल विजय दिवस। तो हर साल हम 26 जुलाई को ये सेलिब्रेट करते हैं। भारत की जीत यहाँ पे मार्क करता है इन द 1999 कारगिल वॉर। तो ऑपरेशन विजय इसी का कोड नेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी कारगिल की अगर मैं बात करूं तो ये लद्दाख में ही एक टाउन है, लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास में ही है और 200 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से। इस बार हम 27th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं इसकी, कारगिल विजय दिवस की। और इस बार का हमारा जो थीम है इट इज वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट। बेसिकली यहाँ पर एक ना मोटरसाइकिल रैली यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी गई ताकि इस ओकेजन को हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर पाएं। बाकी इसके अलावा देखो, अगर आपको कारगिल के बारे में थोड़ा और स्टडी करना है तो मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ कि कारगिल के पास से ना एक आपको यहाँ पे सुरु नदी यहाँ पे देखने को मिलती है। ये सुरु नदी दरअसल में इंडस रिवर की ही अपने आप में एक ट्रिब्यूटरी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो वेदर होता है बहुत ही हार्श होता है, ठीक है, एक्सट्रीम एल्टीट्यूड यहाँ पे रहता है और काफी क्लोज है एलओसी के पास में। एंड इस तरह से चीजें आप नोटिस कर सकते हो और आज के टाइम ये भारतीय आर्मी के कंट्रोल में है। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है कॉरपोरेट मित्रा स्कीम के बारे में। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये स्कीम का मतलब क्या है। देखो, कई बार ना आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, हमारी छोटे इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, राइट। और खासकर अगर मैं टीयर 2 टीयर 3 सिटीज मतलब छोटे शहरों की बात करूं, उनमें कुछ कुछ छोटे छोटे आपके एंटरप्राइजेस होते हैं। अब इन एमएसएमईज को ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल इनको रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करना होता है, इनको टैक्सेशन अपनी फाइल करनी होती है, कॉर्पोरेट और बहुत सारी चीज़ें फाइल करनी होंगी, अकाउंटिंग का काम यहाँ पे देखना होगा, बहुत सारी काम यहाँ पे देखने होते हैं। इनका ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है इन सब चीज़ों के अंदर। तो हमने सोचा यार हम इनकी मदद नहीं कर सकते क्या हमारे छोटे एंटरप्राइज की इन सब चीज़ों के अंदर। बिल्कुल। तो हमने ना यहाँ पर दरअसल में बनाए हैं कॉर्पोरेट मित्रास। कॉर्पोरेट मित्र कौन होंगे? अरे यार ये हमारे लोग ही होंगे, मेरे और आपके जैसे लोग जो थोड़े यंग भी होंगे और एक्चुअल में इन एमएसएमईज को हेल्प करेंगे ये सारा काम करने के अंदर। उनको रेगुलेशन फाइल करने के अंदर मदद कर देंगे, उनकी बुक कीपिंग में मदद कर देंगे, बेसिक टैक्स के रिगार्डिंग कुछ उनको यहाँ पे जानकारी चाहिए वो सब हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं। समझे मेरी बात को? तो यहाँ पर कौन होंगे? जो भी ग्रेजुएट्स या फाइनल ईयर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं 30 साल तक के, वो यहाँ पे स्कीम के अंदर अप्लाई करेंगे, वो होंगे, उनको हम ट्रेनिंग देंगे, उनको हम बोलेंगे कॉर्पोरेट मित्रास। और इस तरह से यहाँ पे ये एमएसएमईज की भी हेल्प हो जाएगी और हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो भी हमारे यहाँ पे अच्छे से स्किल्स यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से स्वयं प्लस पोर्टल के माध्यम से स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, इस बार के बजट के अंदर ही हमने स्कीम को यहाँ पे स्टार्ट किया है और फाइनली यहाँ पे इसको लॉन्च कर दिया गया है। इसमें एक प्रकार के सर्टिफाइड पैरा प्रोफेशनल्स हम यहाँ पे बनाएंगे जिनको हम लोग कॉर्पोरेट मित्र बोलेंगे और इस प्रकार से एमएसएमईज को यहाँ पे ये मदद करेंगे। उनका भी खर्चा यहाँ पे कम हो जाएगा क्योंकि एक्सपर्ट प्रोफेशनल यहाँ पे इनको मदद करेंगे, राइट। एंड इसमें आप नोटिस कर पाओगे सीएस के साथ काम करना, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट के साथ काम करना, वो सारा चीजें होंगी। और मेजर फोकस ना हमारा यहाँ पे हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन के ऊपर यहाँ पे रहेगा। और इसीलिए आप नोटिस कर पाओगे कि अभी यहाँ पे जो वेबिनार ऑर्गेनाइज करवाया गया ये मेजरली हमने शिलोंग के अंदर करवाया, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है उसने यहाँ पे रोल प्ले किया। और इसके अलावा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश ये भी मदद कर रही है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सीए होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी सीएस वाला इंस्टीट्यूट जो है, ये सारे मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि हम एक्चुअल में हमारे एमएसएमईज की इस प्रकार से हेल्प कर पाएं। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज सरबत.ai प्रोजेक्ट। देखो दरअसल में ना सरबत जो है ना ये पंजाबी का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है सबका, एवरीवन, ठीक है, सारी दुनिया का। सरबत का मतलब ये होता है, राइट। अभी पता क्या हुआ है, देखो पंजाब सरकार ने एक बहुत ही शानदार स्टेप लिया है। इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। क्लासेस 1 से लेकर क्लासेस 12 मतलब सभी क्लासेस के अंदर एआई के बारे में यहाँ पे चीजें होंगी।
अब कई बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा, सर क्लास 1 में क्या एआई पढ़ाएंगे बच्चों को तो बेसिक चीजें नहीं आती होती क्लास 1 के अंदर, वो तो सीख रहा है अभी। देखो क्लास 1 के अंदर उनको जो लर्निंग दी जाएगी ना, उसमें एआई का इस्तेमाल होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा प्रोजेक्टर के ऊपर कुछ एआई का इस्तेमाल करवा के उनको समझाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक यहाँ पे चीजें होंगी। जितनी बड़ी क्लास होगी उतना ज्यादा एआई के अंदर, और ऐसा करने वाली पंजाब भारत देश के अंदर पहला राज्य बन चुका है। सो इट इज अ वेरी बिग थिंग। और एक्चुअली ना हम ये चीजें दुनिया के अलग अलग देशों से सीख रहे हैं, यूएस से, चाइना से, वहां पर ये चीजें ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो इट इज गुड कि हमारी स्टेट्स भी इस चीज को यहाँ पे अपने देश के अंदर यहाँ पे इंक्लूड कर रही हैं। तो यहाँ पे जो पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड है ना, वो यहाँ पे इसको पूरे स्टेट के अंदर यहाँ पे इंटीग्रेट करवाएगा, और ये एक मॉडल की तरह यहाँ पे देखा जाएगा। यहाँ पर फिलहाल 2 फेजेस में ये काम होगा। पहले क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक उनके अपने एजुकेशन सिलेबस के अंदर यहाँ पे कंप्यूटर साइंस करिकुलम में एआई का इंट्रोडक्शन कर दिया गया है, और आगे जाके फेज 2 के अंदर क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक इसको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। अगर आप देखोगे ना तो सिंगापुर, फिनलैंड, यूएई, यूएस और इवन यूनेस्को का एथिकल एआई फ्रेमवर्क, उन्हीं से हमने ये सारी चीजें सीखी हैं, और पंजाब ऐसा करने वाली पहली स्टेट यहाँ पे बन चुकी है। इसके माध्यम से बच्चे ऑनलाइन लाइव क्लासेस करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स उनको मिलेंगे, ठीक है ना, कंटिन्यूसली रेगुलरली उनका असेसमेंट होता रहेगा। तो अच्छी बात है कि हमारे सरकारी स्कूल भी अच्छा काम करेंगे आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। ये अच्छा एक स्टेप है। तो ऐसा करने के लिए ना लगभग 12,000 टीचर्स को पंजाब ने यहाँ पे ट्रेनिंग दी है एआई के अंदर, ठीक है ना। आगे जाके ऐसा माना जा रहा है कि 2 लाख टीचर को ये ट्रेनिंग देंगे, लगभग 25,000 स्कूलों को यहाँ पे कवर किया जाएगा, और 30 लाख से ज्यादा बच्चे एआई को सीखेंगे केवल पंजाब के अंदर। तो इस प्रकार से काफी शानदार यहाँ पे स्टेप्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं, एंड इस प्रकार से हम अपने यूथ को, हमारे युवा को एआई लिटरेट यहाँ पे बनाएंगे और फ्यूचर की यहाँ पे तैयारी करेंगे। अब देखो कल को ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे प्रीलिम्स में भी आ सकता है कि कौन सी ऐसी पहली स्टेट है जिसने एक्चुअल में एआई को मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया है, तो उसका आंसर पंजाब होगा। पर आगे जाके अगर कल का आपको लेट्स से मेंस के अंदर आपको एआई के बारे में कुछ बेस्ट प्रैक्टिस लिखनी हो, तो वहां पर आप इसका नाम इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो हम पढ़ते भले प्रीलिम्स के लिए हैं, पर उनका इंप्लीमेंटेशन आप अपने मेंस के आंसर के अंदर एज वैल्यू एडिशन भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं, राइट। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है प्रेक्सिस मिशन। सबसे पहले तो आप इस प्रेक्सिस मिशन की फुल फॉर्म एक बार पढ़िए। इट स्टैंड्स फॉर प्लैनेटरी रिंग्स ऑटोनमस एक्सप्लोरेशन विद इन सीटू सैंपलिंग। ये पूरी की पूरी यहाँ पे फुल फॉर्म है प्रेक्सिस की। और भाई ये जो है ना, ये दरअसल में नासा के साथ लिंक्ड है। अब क्वेश्चन आता है कि इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझते हैं इस चीज को। देखो नासा का एक ना बल्कि के एक प्रोग्राम आता है एनआईएसी। एनआईएसी क्या है? नासा इनोवेशन एडवांस्ड कॉन्सेप्ट। बेसिकली पॉइंट पता क्या है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ही अभी फिलहाल अर्ली स्टेज के अंदर हैं। जैसे हम स्टार्टअप्स की बात नहीं करते, स्टार्टअप अर्ली स्टेज में होते हैं, अगर उनको पैसा मिल जाए, फंडिंग मिल जाए तो बहुत बड़े बन सकते हैं। ऐसे ही ना जो एनआईएसी एक प्रोग्राम है नासा का, ये पता क्या करता है, ये देखता है कि कुछ ऐसा आइडिया है क्या तो बहुत शानदार है, अगर उसको पैसा वगैरह प्रोवाइड किया जाए, क्या वो बहुत आगे जाके आगे कुछ बढ़िया रिजल्ट जनरेट कर सकता है या नहीं कर सकता। अब उसी में एक निकल के आया है प्रेक्सिस मिशन। प्रेक्सिस मिशन को नासा यहाँ पे फंडिंग देगा ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए। क्वेश्चन आएगा इससे करेंगे क्या, इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो यहाँ पर आप पिक्चर में एक प्लेनेट देख पा रहे होंगे, सैटर्न, देख पा रहे हो? हाँ, इस सैटर्न के आसपास ये आपको रिंग्स देखने को मिल रही हैं जी। इन रिंग्स की हमें स्टडी करनी है। ये जो रिंग्स है ना बाहर, इनकी स्टडी करना चाहते हैं। इन रिंग्स की स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि हम इनको रिमोटली थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, बट ये जो प्रेक्सिस मिशन है ना, ये यहाँ पर रिंग एनवायरनमेंट के अंदर एंटर करेगा, इस रिंग पार्टिकल्स को कलेक्ट करेगा, उनको एनालाइज करेगा, और एक्चुअली ना यहाँ पर हम बेसिकली एक सिंपल हम ग्रेजिंग करेंगे। ग्रेजिंग मतलब हम यहाँ से बिल्कुल पास में से निकल के जाएंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहेगा। इसमें हम एआई ड्रिवन रोबोटिक एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करेंगे, एआई मॉडल का इस्तेमाल होगा, टच एंड गो सैंपलिंग होगी, बिल्कुल पास में से निकल के जाएंगे, और इन सीटू उसके सैंपल्स को एक्चुअली लेकर उनको स्टडी करेंगे कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे ये फॉर्म हुआ। एक बार हमें यहाँ पे ये डेटा मिल गया, उसके माध्यम से हमें पूरा का पूरा पता लग जाएगा कि कैसे ये पूरा हमारा स्पेस कैसे फॉर्म हुआ है, ठीक है ना। आगे बाकी हमने मिशन हमने करने हैं एस्ट्रॉइड्स के साथ, मून्स के साथ, कॉमेट्स के साथ, आउटर प्लैनेट्स के साथ, उन सब के अंदर हमारी हेल्प करेगा। इनफैक्ट ना ये जो प्लैनेटरी रिंग्स होती हैं, इसके बनने के पीछे कई सारी चीजें होती हैं। इसमें डस्ट का भी रोल है, इसमें रॉक्स का भी रोल है,
इसमें आइस के पार्टिकल्स का भी रोल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। तो एक बार हमें इनका समझ आया तो प्लैनेट्स की समझ आएगी, मून्स की समझ आएगी, सोलर सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से नासा के बहुत इंपॉर्टेंट मिशन आपको देखने को मिल जाता है। तो वाटर, आइस, रॉक, डस्ट, अलग अलग पार्टिकल्स, इनको सबको स्टडी करना होगा। एक बार हमें ये सैंपल मिल जाएंगे और उसी के लिए यहाँ पर प्रेक्सिस मिशन आपको देखने को मिल जाएगा। सिर्फ सैटर्न के ऊपर ही नहीं, औरों के ऊपर भी फोकस करेंगे, पर स्टार्टिंग हम यहाँ पे सैटर्न से यहाँ पे करेंगे। एंड इस प्रकार से हमारी जो जानकारी है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो ये है इसकी फुल फॉर्म। प्लेनेटरी रिंग्स समझ आया ना, कि जो रिंग्स है आसपास की, ये इनकी हम एक्सप्लोरेशन करेंगे और इन सीटू सैंपलिंग, इसके सैंपल लेके हम एक्चुअल में पूरा डेटा इकट्ठा करके इसको डस्ट, रॉक, आइस पार्टिकल जिससे जैसे फॉर्म हुआ है वो सारा पता लगता रहेगा। ये है हमारा प्रेक्सिस मिशन। तो ये कुछ टॉपिक्स थे दोस्तों जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट है, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था UNCITRAL के बारे में, तो क्या इसको UNGA ने बनाया था? हाँ, यूनाइटेड जनरल असेंबली ने बनाया था, पर ये 1945 में नहीं, ये आगे जाके 1966 में यहाँ पे फॉर्म हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट बनेगा। रही बात देखो ब्लैक सी की, तो ब्लैक सी इंडियन ओशन के साथ थोड़ी कनेक्ट होता है। मैं तो आपको कल बताया था ब्लैक सी मेडिटेरियन सी के साथ यहाँ पे कनेक्ट करता है, राइट। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी अपने आप में इनकरेक्ट हो जाएगी। बाकी डेटा लोकलाइजेशन के बारे में जो बात लिखी गई है, ये अपने आप में बिल्कुल यहाँ पे आपको करेक्ट देखने को मिल जाएगी। तो इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।